हेलो स्टूडेंट एंड वेलकम बेटा। तो बेटा हम आपका साइंस का चैप्टर नंबर 1 जो था वो था आपका रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, और ये आपका चैप्टर नंबर 1 था, पहला चैप्टर हम पढ़ रहे थे। ठीक है, हमने अभी तक 5वां चैप्टर जो था आपका वो पढ़ लिया था। ठीक है, और फिर हम इस चैप्टर पर आए थे। इसके बारे में हमने आपको ये बताया था कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, अभिक्रिया समीकरण, इन दोनों में अंतर क्या होता है। ठीक है, और रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित कैसे करते हैं, जो कि स्टूडेंट के लिए भाई काफ़ी सिरदर्द होता है, जितना मैंने देखा है, ऑब्जर्व किया है। ठीक है, इसलिए हमने आपको 2 तरीके बताए थे, एक आपकी बुक में था, एक आपकी बुक में नहीं था। पहला मेथड था आपका, पहला तरीका था आपका हिट एंड ट्रायल मेथड। ठीक है, और दूसरा जो था वो था आपका गणितीय तरीका। ठीक है, जिसमें हमने कुछ गणित का यूज़ करके, गणित का उपयोग करके कुछ समीकरणें बनाई थी, और उन समीकरणों से ही आपकी सीधी सीधे जो कोई भी क्वेश्चन जो थी वो सीधा की सीधा बैलेंस हो गई थी। ठीक है, अभी तक इतना हमने लास्ट क्लास में पढ़ लिया था। अब जो हमको पढ़ना है वो पहले तो हमको देखना है रासायनिक अभिक्रियाओं की भौतिक अवस्थाएं। मतलब अभी आपने देखा होगा कि रासायनिक अभिक्रिया कोई भी होती है तो कई बार क्या उसमें कोई गैस निकल रही है। ठीक है, कई बार वो आपको द्रव अवस्था में मिल रही है, कई बार कोई ठोस आपको मिल रहा है। ठीक है, जो हम कभी लैब में करेंगे तो हम आपको बताएंगे, देखेंगे, और आसपास भी आपने देखा होगा। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको एक बताया था, आप एक प्रयोग कर घर पे करके देख सकते हो। क्या लेना है आपको, जो नमक है, नमक को लेना है, उसमें कुछ बूंदे आपको, जो आपका नींबू का जो जूस होता है, नींबू के जो कुछ रस के बूंदे होते हैं वो आपको डाल देनी है। ठीक है, जब आप डाल के जब उसको हिलाओगे ना, उस जो भी आपका मिश्रण बन गया है, मिश्रण को जब आप ऐसे चलाओगे किसी चीज़ से, चम्मच वगैरह से, तो आप देखोगे कि आपको ना उस मिश्रण में से कुछ नीला कलर का कुछ दिखाई देता है। मतलब नीला कलर उसमें आपको दिखाई देता है कुछ टाइम के लिए, और फिर थोड़ी देर बाद वो गायब हो जाता है। फिर आप क्या करते हो, फिर और चम्मच से उसको दोबारा चलाते हो। ठीक है, फिर आपको दोबारा नीला कलर दिखता है, फिर थोड़ी देर रुकता है 5-6 सेकंड के लिए, फिर वो चला जाता है। ठीक है, तो आप ये तो एक छोटा सा मैंने एक्सपेरिमेंट आपको करके बताया, या फिर मैंने समझाने की कोशिश की कि यहाँ पर असल में क्या हो रहा है। नीला कलर दिख रहा है, ठीक है, मतलब हो सकता है कुछ गैस निकल रही हो यहाँ से जो आपको दिख नहीं रही हो। ठीक है, अच्छा, या फिर हो सकता है कुछ नया कोई यौगिक बन रहा हो, कोई नया तत्व आपको देखने को मिल रहा हो, कुछ में कुछ भी हो सकता है। मतलब, और आपको ये भी पता है जैसे कि आपने जो नमक लिया था वो किस में था, ठोस अवस्था में लिया था आपने, ठोस के कण थे। ठीक है, अच्छा, आपने जो नींबू का जो मैंने रस के लिए बोला था वो था आपका किस अवस्था में, द्रव्य अवस्था में। ठीक है, और मान लीजिए अगर किसी अभिक्रिया में से कोई गैस वगैरह निकल रही है तो उसको बोल दोगे आप कि सर ये गैसीय अवस्था में निकल रहा है, कुछ ना कुछ, कोई यौगिक हो सकता है, कोई तत्व हो सकता है, या फिर मिश्रण भी हो सकता है। ठीक है, अच्छा, तो ये चीज़ें हैं। तो इस टॉपिक का ये काम है कि ये आपको ये बताता है कि कौन सा तत्व, उसकी भौतिक अवस्था क्या है। कोई भी आप जब अभिक्रिया कर रहे हो उसकी भौतिक अवस्था क्या है। देखिए, भौतिक अवस्थाएं रसायन विज्ञान में 4 तरह की हो सकती है, या फिर आप सीधा विज्ञान ही बोलिए, विज्ञान में भौतिक अवस्थाएं 4 तरह की हो सकती है। ठीक है, यहाँ पर 3 आप जानते हो, एक मैं अलग से बताऊंगा। देखिए, पहली अवस्था होती है, भौतिक अवस्था की बात कर रहे हैं, पहली अवस्था होती है आपकी ठोस अवस्था। ठीक है, हाँ जी सर, ये हमने सुना है। ठीक है, एक और आपने सुना होगा, जब तो द्रव की 3 अवस्था सुनी होगी ना, एक होती है आपकी द्रव्य अवस्था, सॉरी द्रव्य नहीं, द्रव्य अलग हो जाता है, द्रव्य बोलते हैं पदार्थ को। ठीक है, और द्रव होता है जब वो पानी की, जैसे पानी होता है बिल्कुल तरल, उस अवस्था में द्रव अवस्था में। एक हो सकता है किसमें, गैसीय अवस्था में। ठीक है, ये 3 अवस्था आपने अभी तक सुनी है, और एक और अवस्था मैं बताने जा रहा हूं, आज ही आप सुनोगे उसको, उसका नाम है जलीय अवस्था। अब बोलोगे सर ये क्या बात हुई, ये द्रव अवस्था और जलीय अवस्था, इनमें क्या अंतर है। वही तो बात है, क्या इनको अलग अलग करके लिख रहे हो। ठीक है, ऐसे मतलब पागल बना रहे हो। ठीक है, अच्छा, पागल नहीं बना रहे। देखो, ठोस अवस्था जो होती है उसको आप दिखाते हो रासायनिक समीकरण में S से। आप जो आपने पढ़ी है ना अल्फाबेट, उसमें इस छोटा वाला S जो होता है ना, उससे इसको दिखाते हैं। S से इसलिए दिखाते हैं, S का मतलब सॉलिड, मतलब ठोस को इंग्लिश में सॉलिड बोलते हैं, इसलिए उसको S से दिखा देते हैं। ठीक है, द्रव अवस्था जो होती है, द्रव अवस्था को आप दिखाते हो L से। मतलब L ही क्यों, क्योंकि द्रव को इंग्लिश में बोला जाता है लिक्विड, लिक्विड का L इन्होंने ले लिया। ठीक है, द्रव अवस्था को दिखाया जाएगा आपके L से।
ठीक है सर, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अगली बात करते हैं गैसीय अवस्था। गैसीय अवस्था को आप दिखाओगे जी से, जी से गैस, ठीक है। ये गैस का इन्होंने जी उठा लिया और बोल दिया इसको गैसीय अवस्था, ठीक है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। अब जलीय अवस्था क्या होती है? मान लीजिए आपके पास कोई यौगिक है, ठीक है, कोई यौगिक है, उसको आपने पानी में घोल दिया है। अब जो उसकी अवस्था है ना, अब जो पूरा पूरा बन गया मिश्रण, या फिर आप बोल सकते हो विलयन जो बन गया है, उसको बोला जाएगा जलीय अवस्था। अगर कोई भी यौगिक ले लो आप, कोई भी यौगिक, आपने उसको जब पानी में घोल दिया है, पानी खाली, ये नहीं कि कोई दूसरा पानी ले लो। हो सकता है सर आपने जलीय अवस्था तो बोला था द्रव अवस्था में, तो हो सकता है हम कोई दूसरी चीज़ ले लें, ठीक है, ऐसा नहीं होगा। जलीय अवस्था मतलब कोई भी यौगिक, कोई भी यौगिक या फिर तत्व, अगर उस तत्व को आपने खाली जल में मिला दिया है, इन दोनों का मिला करके, प्लस मतलब मिला करके आपने इसका कोई विलयन या यौगिक या मिश्रण बना दिया है, अब इस अवस्था को बोलोगे आप जलीय अवस्था, ठीक है। और इस जलीय अवस्था को दिखाते हो आप AQ से। AQ क्यों? क्योंकि इंग्लिश में इसको बोलते हैं एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस सॉल्यूशन मतलब जलीय विलयन, तो ठीक है, एक्वस का उन्होंने AQ उठा लिया। चलिए हम हिंदी मीडियम से पढ़ेंगे तो अपन यही बोलेंगे, ठोस अवस्था को S से, द्रव अवस्था को L से, गैस अवस्था को G से, और जलीय अवस्था को AQ से। अब इनको दिखाते कैसे कैसे है ये मैं बताऊंगा। जैसे अभी हम जब अभिक्रिया लिखेंगे ना, तो उसके साथ में लिख देते हैं। मान लीजिए कोई यौगिक है, A नाम का कोई यौगिक है, B नाम का कोई यौगिक है, ठीक है, ये अभिक्रिया करके AB नाम से कोई चीज़ बना रहे हैं, ठीक है। इसको यौगिक नहीं, तत्व लगा दीजिए, तत्व यौगिक कुछ भी लगा दे, चलिए। दो कोई अभिकारक है, उन्होंने अभिक्रिया करके आपको एक उत्पाद बना दिया। अब अगर A जो अभिकारक है, ये मान लीजिए अगर ठोस अवस्था में है तो आप लिख दोगे यहाँ पे ब्रैकेट में S, और B मान लीजिए जलीय अवस्था में है, सॉरी द्रव अवस्था में है, तो आप यहाँ पे लिख दोगे L। और मान लीजिए इन दोनों को मिलने से जो आपको उत्पाद मिला वो आपको ठोस अवस्था में मिला, तो आप ठोस अवस्था के लिए लिख दोगे यहाँ पे S, ठीक है। ये बात है। मान लीजिए कोई बोलता है कि सोडियम क्लोराइड का जलीय विलयन, ये बोलता है, तो इसको आप लिखोगे कैसे? इसको आप लिखोगे सोडियम क्लोराइड का जलीय विलयन, जलीय विलयन मतलब ब्रैकेट में आप लिखना है AQ, ठीक है, बोल लेगा वो। ऐसे आप कई बार क्वेश्चन में आएंगे, सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन की अभिक्रिया किसी दूसरे यौगिक से करानी, नाम दे देगा वो, तो सोडियम क्लोराइड का जलीय सॉल्यूशन आप इस तरह दिखाओगे, ठीक है। अच्छा, बोला जाता है, बोलेगा गया, मान लीजिए आपको कि आयरन जो है आपका लोहा, उसने ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके एक यौगिक बनाया, ठीक है। लोहा जो है उसने ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके एक यौगिक बनाया, ये बनाएगा 2 3, ठीक है। अब बोला गया कि इन सभी की ना भौतिक अवस्थाएं बताइए मुझे। लोहा किस अवस्था में होता है? ठोस अवस्था में, तो आपने इसके ब्रैकेट में लिख दोगे आप क्या? S, कोई दिक्कत नहीं है। ऑक्सीजन आपको किस अवस्था में मिलता है? वातावरण में, गैसीय अवस्था में, तो आप इसके ब्रैकेट में लिख दोगे G। और फेरिक ऑक्साइड, ये आपको किस अवस्था में मिलेगा? ये आपको मिलेगा ठोस अवस्था में। असल में क्या होगा, आपके जो ये रहेगा ना लोहा के ऊपर एक परत चढ़ जाएगी, किसकी? फेरस ऑक्साइड की, ठीक है। तो ये मिला आपको ठोस अवस्था में, ये गैस अवस्था में, ये ठोस अवस्था में, ठीक है। तो इस तरह आप पदार्थों की या तत्वों की भौतिक अवस्थाएं दिखा सकते हो। ये 4 भौतिक अवस्थाएं होती है रसायन विज्ञान में, ठीक है। और इन चारों को हमने किस तरह दिखाते हैं वो आपको बता दिया है। S ठोस, L लिक्विड, L द्रव के लिए, G गैस के लिए है, और आपका AQ जलीय अवस्था के लिए। मैं दोबारा बता रहा हूँ, जलीय अवस्था मतलब कोई भी यौगिक या तत्व अगर आप उसको जल में मिला देते हो तो जो विलयन बन गया उसको बोला जाएगा जलीय अवस्था या फिर जलीय विलयन किसी भी चीज़ का, ठीक है। अच्छा, ये तो बात हुई कि भौतिक अवस्था किस तरह दिखा सकते हो आप। अच्छा, अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं इस चैप्टर में, ठीक है। और मैं इस हेडिंग को भी मिटा देता हूँ। अब आपको पढ़ना है, देखिए बेटा, अगला टॉपिक जो है आपका वो आपको पढ़ना है रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। अब रासायनिक अभिक्रियाएं कई प्रकार की होती है, ठीक है, उनमें हम एक एक करके देखेंगे। सबसे पहले हम प्रकार ले लेते हैं
संयोजन अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया। अच्छा बेटे एक और चीज़ मैं इससे पहले बताना चाहूँगा आपको। अभी मैं आपको भौतिक अवस्था के बारे में बता रहा था, ठीक है। कई बार ऐसा होता है कि मान लीजिए आपको ना कोई भी अभिकारक है उसको गर्म करना पड़ता है, ठीक है, गर्म करना पड़ता है, या फिर उसको एक बहुत ज़्यादा दाब में रखना पड़ता है। होते हैं ना कि कुछ अभिक्रिया ऐसी होती है कि उसको ना बहुत ज़्यादा जब उसको दाब आप लगाओगे ना तभी वो अभिक्रिया मतलब संपन्न होती है। तो ऐसी भी बात हो जाती है कई बार। तो उनको आप कैसे दिखाओगे? अगर आपको दिखाना है कि आप किसी भी अभिक्रिया में, मान लीजिए वही मैं ले लेता हूँ ए और बी कोई अभिकारक है, इन्होंने ए बी उत्पाद बना दिया, ठीक है। अगर मान लीजिए आपको इसको गर्म करना पड़ रहा है, तो गर्म करने के लिए आप या तो लिख सकते हो उसको ऊष्मा यहाँ के ऊपर, ये जो तीर का निशान जो होता है जो कि अभिक्रिया की दिशा को बताता है कि किस दिशा में हो रही है, ठीक है। इस तीर के निशान के ऊपर या तो आप लिख सकते हो ऊष्मा, ठीक है, और जितनी भी ऊष्मा दे रहे हो मान लीजिए आप उसको 150 डिग्री सेल्सियस पर गर्म कर रहे हो, तो आप लिख दोगे यहाँ पे 150 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। या तो आप ऐसे लिख सकते हो, या फिर आप ऐसे लिख सकते हो खाली यहाँ पर एक त्रिभुज बना सकते हो, त्रिभुज को बोलते हैं डेल्टा, ठीक है। इस डेल्टा का मतलब भी आप गर्म कर रहे हो उस चीज़ को, ठीक है। और आप ब्रैकेट में लिख सकते हो जितना भी तापमान दे रहे हो, 150 डिग्री, 100 डिग्री, 150 जो भी है, ठीक है। अच्छा, ये तो हो गया ऊष्मा के लिए, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ कि अगर मान लीजिए आपको दिखाना है जो दाब है, आपने मान लीजिए बहुत ज़्यादा दाब लगा दिया किसी, मान लीजिए आपने कोई जार या कोई बर्तन लिया, उसमें जो अभिक्रिया हो रही है, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपने कोई कांच का जार लिया, बहुत ही स्ट्रॉन्ग, बहुत ही मजबूत, उसके अंदर आपने बहुत ज़्यादा दाब लगा दिया, क्योंकि आपको पता है कि आप कोई अभिक्रिया जो करा रहे हो वो ज़्यादा दाब जब रहेगा तभी हो सकते हैं। तो अगर आपको दाब दिखाना है तो आप लिख सकते हो उसको ATM। ATM मतलब ATM बताता है वायुमंडलीय दाब। जो भी आप दाब लगाते हो ना उसको वायुमंडलीय दाब के उसमें तुलना करके देख सकते हो। मान लीजिए वायुमंडलीय दाब 1 है तो आपने कितना दाब लगाया, मान लीजिए आपने 100 वायुमंडलीय दाब लगाया या फिर आपने 50 वायुमंडलीय दाब लगाया, ठीक है। उसकी तुलना करके उसको लिख देते हैं, ठीक है। तो जब भी आपको दाब दिखाना होगा तो ATM लिख सकते हो, या फिर आप दाब का सीधा पास्कल से भी बता सकते हो कि मैंने इसके ऊपर 10 पास्कल दाब लगाया, तो ठीक है। आप तो यहाँ पे लिख सकते हो 10 पास्कल, ठीक है। इस तरह भी आप इसको दिखा सकते हो। मतलब जो भी आप बाहर से चीज़ें कर रहे हो वो इस तीर के निशान के ऊपर या नीचे, इन दोनों को लगाकर आप कर सकते हो, ठीक है। ये और चीज़ें उसमें आप ऐड कर लेना, उसमें और जोड़ लेना। अच्छा, अब आ जाते हैं हमारी वापस संयोजन अभिक्रिया। ये अभिक्रिया का पहला प्रकार है, ठीक है। संयोजन अभिक्रिया क्या होती है? ऐसी अभिक्रिया, ध्यान से सुनिए बेटा, ऐसी अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक, संयोजन की बात कर रहे हैं, हाँ, ऐसी अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर एक उत्पाद का निर्माण करते हैं। अब सर ये क्या बोल दिया, इतनी लंबी सी परिभाषा, दोबारा सुन लीजिए छोटी छोटी सी, कि एक ऐसी अभिक्रिया जिसमें कि 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर एक उत्पाद का निर्माण करते हैं। सिंपल, जैसे कि मान लिए मैं बोल रहा हूँ 2 या 2 से अधिक अभिकारक में हम अभी मानने के लिए ले लेते हैं, उदाहरण के लिए मान लीजिए कोई A नाम का अभिकारक है, B नाम का अभिकारक है, ठीक है, और C नाम का अभिकारक है। 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर एक उत्पाद का निर्माण करते हैं। मान लीजिए इन तीनों ने मिलकर ABC नाम का कोई यौगिक बनाया, ठीक है। अगर ऐसी अभिक्रिया कहीं पर भी होती है कि अभिकारकों की संख्या तो 2 या 2 से अधिक है और उत्पाद जो है उनकी संख्या खाली 1 है, तो ऐसी अभिक्रिया को बोला जाएगा आपका संयोजन अभिक्रिया। दोबारा सुन लीजिए बेटा, कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर खाली एक उत्पाद का निर्माण करते हैं, ऐसी अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया बोला जाता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, अब इस चीज़ को याद रखना कि इसमें 2 या 2 से अधिक अभिकारक जो है वो मिल रहे हैं, ठीक है, और एक उत्पाद का निर्माण भी कर रहे हैं। अच्छा जी, चलिए आगे चलते हैं। अब बात करते हैं कि सर इसके सीधे सीधे एग्जाम्पल लेके चलते हैं हम। देखिए, हम ले लेते हैं पहला एग्जाम्पल, इसको बोलते हैं हम कैल्शियम ऑक्साइड। इसकी अभिक्रिया आपने करा दी पानी के साथ, ठीक है। इसको या तो बोल सकते हो, बेटा मैं चाहता हूँ कि आप इनका ना नाम भी मतलब हाथों हाथ याद कर लें, ठीक है। ये है आपका कैल्शियम ऑक्साइड और ये आपका पानी या फिर जल।
कैल्शियम ऑक्साइड का एक और नाम है खाली इसी का, ठीक है। कैल्शियम ऑक्साइड का एक नाम है बिना बुझा, बिना बुझा हुआ चूना, या फिर इसका एक और नाम है खाली आप इसको चूना बोल दीजिए, ठीक है। इस सभी ये सारे के सारे इसके नाम हैं। इनकी अभिक्रिया आपने कराई जल के साथ, दो अभिकारक है, ठीक है। अपने को ये चाहिए था या तो दो या दो से अधिक, है ना, इतने आपने को चाहिए था। इन्होंने अभिक्रिया करके बना दिया आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या बोलते हैं बेटा इसको? इसको बोलते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ओके। इसको बोला गया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब मैं एक और बता दूं, इसका एक और नाम है, दूसरा नाम है इसका बुझा हुआ चूना, ठीक है। आपने इसकी अभिक्रिया कराई, आप क्या देख रहे हो यहाँ पे? दो अभिकारक है और दो अभिकारकों ने मिलकर एक उत्पाद का निर्माण किया है। मतलब कि आपको ये किसका उदाहरण हो गया? संयोजन अभिक्रिया का, ठीक है। अब मैं एक और उदाहरण देता हूं, फिर आपसे एक नई चीज बताता हूं आपको। देखिए, मान लीजिए आपने कोयला जो होता है ना, आपको घरों में जो कोयला होता है उसमें 99%, करीब करीब 99% से भी ज़्यादा उसमें कार्बन होता है। तो जब आप कार्बन को जब आप जलाते हो, और जब मैं बोल रहा हूँ बेटा, अगर आप किसी चीज़ को जलाते हो, जलाने का मतलब होता है कि वो जो अभिकारक है, वो जो पदार्थ है, वह ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर रहा होता है, ठीक है। जलाने का मतलब यही होता है कि जो आपका अभिकारक या पदार्थ है वो ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर रहा है। तो मैंने बोला कार्बन को, या फिर मैं आपका जो कोयला होता है उसको जला रहा हूँ। कोयला मतलब उसके अंदर कार्बन है, ठीक है। कार्बन को जलाना के मतलब कार्बन की अभिक्रिया हो रही है किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ। और जैसे ही इसको आप इन दोनों की अभिक्रिया होती है तो ये बन जाता है आपका CO2, मतलब कि कार्बन डाइऑक्साइड। अब अगर इनकी भौतिक अवस्था की मैं बात करूं तो कैसे रहेगा? देखिए, अगर मैं कार्बन, मैंने पास लिख दिया, दूर लिख दिया, कार्बन की अगर बात करूं तो कार्बन मिलेगा आपको ठोस अवस्था में, ऑक्सीजन मिलेगी आपको गैसीय अवस्था में, और कार्बन डाइऑक्साइड भी गैस, ये भी मिलेगी आपको गैसीय अवस्था में, ठीक है। कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड ये मिलेगा आपको ठोस अवस्था में। पानी जो है आपको ये मिलेगा आपको द्रव अवस्था में, ठीक है। और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ये मिलेगा, अब आपको देखो, मैंने बोला ना किसी भी चीज़ का अगर आप पानी में मिला दो, कोई भी यौगिक या तत्व है, अगर आप उसको पानी में मिला दो तो क्या बन जाता है? वो जलीय अवस्था में आ जाता है। और जलीय अवस्था को दिखाने के लिए आप दिखाते हो AQ। और ध्यान रखना बेटा, जलीय अवस्था कब? जब उसमें खाली पानी ही मिला गया हो, कोई दूसरा द्रव नहीं, खाली पानी मिलाया गया हो, ठीक है। ये हो गया, ये हो गया और ये हो गया। एक और चीज़ मैं बता देता हूँ कि ज़्यादातर अपन भौतिक अवस्था जो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर, इनको लिखने की जरूरत नहीं रहती अपने को, ठीक है। इनको तभी लिखा जाता है जब हमको ज़रूरत होती है इनकी, या फिर अपने को बोला जाता है। तो जनरली नॉर्मल इनको लिखा नहीं जाता है, फिर भी लेकिन हम पढ़ रहे हैं तो अभी हमको पता होना चाहिए कि कौन सा पदार्थ कौन सी अवस्था में होता है, ठीक है। अच्छा, इसमें भी क्या हो रहा है? देखिए, एक अभिकारक, दो अभिकारक, दो या दो से अधिक अभिकारक जब मिलकर एक उत्पाद बनाते हैं। इन्होंने उत्पाद क्या बनाया? कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो ये भी किसका उदाहरण हो गया? आपके संयोजन अभिक्रिया का, ठीक है। या फिर आप एक और उदाहरण ले सकते हैं, जैसे मान लीजिए आपकी हाइड्रोजन गैस है, अगर ये ऑक्सीजन गैस के साथ अभिक्रिया करती है तो ये बना करके देती है आपको H2O, यानी कि पानी, जल, ठीक है। अब कोई बोले कि सर इसको संतुलित भी कर लेते हैं, संतुलित कर लो इसको, दो हाइड्रोजन दो हाइड्रोजन दो ऑक्सीजन दो ऑक्सीजन, संतुलित नहीं तो क्या कर लो, इधर दो लगा दो और इधर भी दो लगा दो। करने से क्या हुआ? दो दूना चार हाइड्रोजन इधर हो गए, दो दूना चार हाइड्रोजन इधर हो गए, दो ऑक्सीजन इधर है और दो ऑक्सीजन भी इधर हो गए, ठीक है, ठीक है। ये भी हो गया उदाहरण संयोजन अभिक्रिया का, ठीक है। अब एक और अभिक्रिया होती है बेटा, उस अभिक्रिया में क्या होता है कि जब उत्पाद जो होता है ना, उत्पाद में जो आपके यौगिक होता है या फिर उत्पाद के साथ साथ आपको ऊष्मा भी मिलती है कुछ, मतलब कि ऊर्जा भी मिलती है,
अभी जो ऊर्जा है ना, ये किसी भी तरीके से मिल सकती है आपको। मान लीजिए कि कुछ जो आवाज़ है, मान लीजिए कोई ध्वनि है, ध्वनि भी सुनाई दे सकती है, ध्वनि भी एक ऊर्जा का संचरण तो है, तो वो सुनाई दे सकती है। या फिर आपको प्रकाश दिखाई दे सकता है, मान लीजिए कोई अभिक्रिया हो रही है और अभिक्रिया के बाद आपको प्रकाश दिखाई दे रहा है, तो वो भी एक ऊर्जा है, ठीक है। या फिर आपको ऊष्मा जो दिखाई दे रही है वो भी एक ऊर्जा है, ठीक है। तो जब भी मैं बोलूँगा कुछ ऐसी अभिक्रियाएं होती है जिसमें उत्पाद के साथ साथ आपको ऊर्जा भी मिलती है। और जब मैं बोल रहा हूँ ऊर्जा, तो ऊर्जा आपको 3 तरीके से मिल सकती है रसायन के अंदर। क्या? या तो आपको कोई ध्वनि सुनाई दे सकती है, या फिर आपको प्रकाश दिखाई दे सकता है, या फिर आपको ऊष्मा जो है वो निकल सकती है उसमें से, ठीक है। अच्छा, अब ये तो हो गया संयोजन अभिक्रिया, ठीक है। अब मैं एक अभिक्रिया है उसको करने जा रहा हूँ, इसको तो मैं हटा देता हूँ संयोजन अभिक्रिया को। एक नई अभिक्रिया है। ये अभिक्रिया ना असल में मेन जो इसके प्रकार होते हैं उसमें नहीं होती, ये अलग से होते हैं, बस छोटे छोटे प्रकार होते हैं इनके, ठीक है, उसमें दी गई होती है। तो मैं इनको अलग से कोई नाम नहीं दे रहा हूँ, मैं इसको ऐसे ही लिख रहा हूँ। एक अभिक्रिया का प्रकार होता है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया ऐसी अभिक्रिया है जिसमें 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर किसी उत्पाद का निर्माण करें और साथ में उस उत्पाद के साथ आपको ऊर्जा भी साथ में दे, ठीक है। मतलब कि 2 या 2 से अधिक अभिकारक थे, इन्होंने अभिक्रिया की। अब ये उत्पाद के बाद एक अभिकारक भी दे सकते हैं, 2 अभिकारक भी दे सकते हैं, या फिर 10 अभिकारक भी दे सकते हैं। शर्त क्या होनी चाहिए? उन उत्पाद के साथ साथ आपको ऊर्जा भी मिलनी चाहिए, ठीक है। ऐसी अभिक्रिया को बोलते जाता है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ऐसी अभिक्रिया जिसमें आपको ऊर्जा मिलती है, ठीक है। अभी जैसे मैं बोल रहा हूँ ये अभिक्रिया ऐसी भी हो सकती है, मान लीजिए ए और बी, ये कोई ए बी सी कोई वो है यौगिक है, या फिर मान लीजिए ए बी डी कोई यौगिक है, तो इन्होंने अभिक्रिया करके ए डी प्लस बी ये आपको बना करके दिया और साथ में ही आपको कुछ ऊर्जा दे दी। तो ये भी उदाहरण हो गया किसका? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अब मैं इन अभिक्रियाओं को तो मिटा देता हूँ। अब ध्यान दीजिए बेटा, और आप पहली वाली जो समीकरण उसमें भी आपको कुछ बदलना है। ये जो मैंने अभिक्रिया लिखी है ना, कैल्शियम ऑक्साइड की अभिक्रिया पानी के साथ कराई और जब आपको मिला कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसके साथ आपको ऊर्जा भी मिलती है, और वो ऊर्जा मिलती है आपको ऊष्मा के फॉर्म में, ठीक है। इसकी जब रासायनिक अभिक्रिया होती है ना, तो इसके साथ आपको ऊष्मा भी मिलती है। तो ये एक बिल्कुल सही उदाहरण हो गया ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का, ठीक है। अब मैं एक और चीज़ बता दूं आपको कि आपको पता है, आपको जब किसी भी रासायनिक पदार्थ होते हैं ना, ठीक है, उनका जब अपघटन होता है, अपघटन मतलब जब वो जैसे वो सड़ रहे होते हैं, ठीक है, आपके जटिल यौगिकों से सरल यौगिकों में टूट रहे होते हैं, ठीक है। अपघटन यही होता है आपको जो भी जटिल यौगिक होते हैं ना, वो सरल यौगिकों में टूट रहे होते हैं। उस समय कुछ गैस निकलती है, कुछ यौगिक बनते हैं, ठीक है। तो ये जब पूरे की पूरा प्रक्रिया जब हो रही होती है, उस समय पर भी कई बार ऊष्मा मिलती है, ऊष्मा, ठीक है। अच्छा, और एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगा आपको, जैसे कि आप जो खाना खाते हो ना, या फिर आप जो श्वसन करते हो, सांस जो लेते हो, ठीक है, ये भी असल में एक तरह की ऊष्माक्षेपी ही अभिक्रिया हो रही है। पता है आपको कैसे? ये क्वेश्चन आना चाहिए कि कैसे सर, कि जब आप सांस ले रहे हो और जो खाना खाते हो ना, और जब आपके अंदर जो अभिक्रिया होती है वो भी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण है। वो कैसे? वो ध्यान से सुनो। ये पूरी जो रसायन विज्ञान है, इसकी सबसे अच्छी और इंटरेस्टिंग चीज़ है, मतलब काफ़ी अच्छी लगती है जो इक्वेशन है, मुझे तो पर्सनली पसंद है। और देखिए क्या हो रहा है, मान लीजिए आपने खाना खाया, आपने मन दाल चावल कुछ खा लिया, ठीक है। दाल चावल जो होते हैं उनमें कार्बोहाइड्रेट होते हैं, और कार्बोहाइड्रेट एक जटिल यौगिक है। जटिल यौगिक जब सरल यौगिकों में टूटता है तो वो ग्लूकोज में बदल जाता है, ग्लूकोज। अच्छा जी, ग्लूकोज क्या होता है? ये होता है C6H12O6, ये ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र होता है, ठीक है। ग्लूकोज आपको मिल गया, कहाँ से? भोजन से। अब आपने क्या किया, जब आप सांस ले रहे हो तो सांस के थ्रू आपके अंदर क्या जा रही है? ऑक्सीजन। सांस की वजह से आपके अंदर ऑक्सीजन गैस जा रही है, तो आपने ले लिया, ऑक्सीजन गैस भी आपके अंदर चलेगी, ठीक है। अब जब
आपके जो कोशिका होती है ना, कोशिका के अंदर जब आपका जो ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज की अभिक्रिया जब आपकी ऑक्सीजन गैस के साथ होती है, तब देखिए आपको क्या मिलता है, तब बनती है कार्बन डाइऑक्साइड गैस, साथ में बनता है जल और साथ में मिलती है फिर आपको ऊर्जा। ये ग्लूकोज जो था ये आपको किसके, मैं लिख देता हूँ, ग्लूकोज जो मिला ये आपको कहाँ से मिला, ये आपको मिला भोजन जो आपने खाया वहाँ से। कार्बन डाइऑक्साइड सॉरी ये जो ऑक्सीजन गैस है ये कहाँ से आई, ये आई जो आपने श्वसन कर रहे थे ना, सांस ले रहे थे, उसकी वजह से आपके अंदर आई। ठीक है, अब जो रासायनिक अभिक्रिया इनके बीच में हुई, उस रासायनिक अभिक्रिया से आपको मिली कार्बन डाइऑक्साइड, जिसने आपको, जो कि आपने श्वसन के द्वारा ही बाहर छोड़ दी। ठीक है, सांस लिया और सांस छोड़ा, छोड़ते टाइम आपने कार्बन डाइऑक्साइड जो बाहर दे दी। ठीक है, वातावरण को, अब वातावरण में पेड़ों ने ले ली। ठीक है, ये तो वापस चली गई वातावरण में। पानी आपके शरीर के अंदर रहेगा, क्योंकि मैं एक बता दूं, आपके शरीर में अधिकतम रासायनिक अभिक्रिया जो भी होती है, बहुत सारे रासायनिक अभिक्रिया होती है, उसमें अधिकतम रासायनिक अभिक्रिया जो भी होती है उसमें से करीब करीब सभी को जल की आवश्यकता होती है। वो जलीय माध्यम में ही संपन्न हो पाती है। अगर जल नहीं हो तो रासायनिक अभिक्रिया नहीं होगी। इसलिए बोला जाता है कि आप जितना पानी पिए उतना आपकी शरीर के लिए ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, क्योंकि आपके जो शरीर के अंदर जो भी रासायनिक अभिक्रिया होती रही है वो फिर अच्छी तरीके से होगी, उनको जल की कमी नहीं रहेगी। ठीक है, ये सीधी सी बात। और फिर साथ में मिलती है आपको ऊर्जा, और ये ऊर्जा ही है जिसकी वजह से मैं बोल पा रहा हूँ, आप सुन पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, ये हाथ जो है इन सभी को मैं हिला पा रहा हूँ। ठीक है, ऐसे चल पा रहा हूँ, लिख पा रहा हूँ, सारी चीज़ें जहाँ से मेरे को ऊर्जा मिल रही है वो यही है आपका। ठीक है, तो ये भी एक ऊष्मा क्षेपीय अभिक्रिया का उदाहरण है। और जो ऊष्मा होती है इसमें से आपको कुछ ऊष्मा जो ऊर्जा होती है उसमें से कुछ ऊर्जा आपको ऊष्मा के वजह से मिलती है, मतलब ऊष्मा के फॉर्म में मिलती है। ठीक है, अच्छा, अब आपने कभी देखा होगा सर्दियों में अगर आप खाना खा लो ना, या फिर सर्दियों में आपको भूख ज़्यादा लगती है, नोटिस किया होगा किसी ने, या फिर नहीं किया तो कर लोगे। सर्दियों में आपको भूख ज़्यादा लगती है, क्यों? क्योंकि सर्दियों में आपका जो शरीर है ना, इसको गर्म रहने की ज़रूरत होती है बहुत। ठीक है, इसका तापमान कितना होना चाहिए, बिल्कुल एग्जैक्ट करीब करीब अगर निकाले तो वो होता है 37.5 डिग्री सेल्सियस। इतने आपका शरीर का तापमान होना चाहिए। लेकिन इस तापमान को बनाए रखने के लिए भी आपको ऊर्जा चाहिए, क्योंकि बाहर तो ठंड हो रही है, बाहर मान लीजिए 10 डिग्री 5 डिग्री टेम्परेचर हो रहा है, तापमान हो रहा है, और बाहर और आपके शरीर के अंदर आपको रखना है 37 डिग्री। तो क्या करना पड़ेगा, आपको ऊष्मा की ज़रूरत पड़ेगी, और ज़्यादा ऊष्मा की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि ठंड में तो और भी ज़्यादा वो लगता है। तो जितनी ज़्यादा ऊष्मा की ज़रूरत पड़ेगी उसकी पूर्ति कहाँ से होगी, उसकी पूर्ति खाने से ही तो होगी। तो इसलिए आपको सर्दियों में ज़्यादा भूख लगती है। आपको शरीर को सब कुछ पता होता है कि किस तरह सारी चीज़ें करनी है, बस आपको तो वो आदेश देता है कि अब मुझे भूख लग रही है। इसलिए सर्दियों में बार बार कुछ ना कुछ खाते रहते हो आप, और उसी की वजह से आप गर्म रह पाते हो। ठीक है, गर्मियों में आपको इतना ऊर्जा की आवश्यकता होती नहीं, तो आपने देखा गर्मियों में अपने खाने का मन भी नहीं करता। ठीक है, करता है लेकिन सर्दियों के मुकाबले कम करता है। ठीक है, और इसका रीज़न, इसका कारण बस यही है, आपको ऊष्मा की आवश्यकता यानी कि ऊर्जा की आवश्यकता है। चलिए, इतनी बात तो हो गई इसकी। अब एक और अभिक्रिया देख लेते हैं, फिर हम कहानी को ख़त्म करेंगे। ठीक है, अच्छा जी, इसको मैं मिटा देता हूँ। बेटा कोई भी दिक्कत हो तो कोई भी भाई बंधु हो उसको तो मेरे को बता सकता है।